नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। इंदौर से एक अहम अपडेट आपको बता दें। विजयनगर क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन के एक बाल आश्रम चल रहा है, जिस पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। बाल आश्रम को सील कर दिया गया है। 25 बच्चियों को राजकीय बाल आश्रम और जीवन ज्योति बालिका गृह भेज दिया गया है। दरअसल इंदौर शहर में कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला प्रशासन अभियान चला रही है और इसी के तहत SDM की टीम विजयनगर क्षेत्र के वात्सल्यपुरम बाल आश्रम पहुंची है। दस्तावेजों की जांच में यह पाया गया कि आश्रम बिना अनुमति के संचालित किया जा रहा था। 4 राज्यों की बच्चियों को वहां पर रखा गया है। आश्रम की 3 बच्चियों से अब तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है और मौके पर आश्रम प्रबंधन की ओर से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला है। केवल 2 स्वीपर और एक केयर टेकर के भरोसे यह आश्रम चलाया जा रहा था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, तफसील से बताएं क्या हुआ वहां पर। देखिए, दरअसल इंदौर में जिला प्रशासन लगातार ऐसे NGO जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उनको को लेकर कार्रवाई कर रहा है। और इसी क्रम में विजयनगर क्षेत्र में घनश्याम धनगर SDM की टीम यहां पर पहुंची और वात्सल्यपुरम जैन चैरिटेबल ट्रस्ट ये बताया जा रहा है, जहां पर कार्रवाई करने के लिए जब टीम पहुंची तो यहाँ पर दस्तावेज के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात कि बिना अनुमति के और बिना पंजीकरण के ये जो वात्सल्यपुरम जैन चैरिटेबल ट्रस्ट है ये चलाया जा रहा था। यहाँ पर कुल 25 बच्चियों की जानकारी मिली, जिसमें से 22 बच्चियां जो है वो महिला बाल आश्रम वहां से उन्हें पहुंचाया गया है। और 3 जो बच्चियां हैं जिनकी जानकारी फिलहाल प्रशासन को नहीं मिल पाई है, उनसे संपर्क साधने का अभी फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 अलग अलग राज्यों से लाकर इन बच्चियों को यहाँ पर रखा गया था और सुरक्षा के नाम पर कोई भी ऐसे इंतजामात नहीं थे कि कल को अगर कोई बड़ा घटनाक्रम होता तो इसके लिए जिम्मेदार भी कौन है, यह भी फिलहाल इसकी जिम्मेदारी लेने वाला वहां पर कोई नहीं है। अधिकारियों का फिलहाल इस मामले में कहना है कि सारे दस्तावेज जांचे जा रहे हैं और इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। जी चलिए, आप नजर बना के रखें रवि, आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रायपुर से एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें। महादेव सट्टा ऐप मामले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी और इसी में यह खुलासा हुआ है। नितिन टिबरेवाल ने दुबई में कई बंगले और संपत्तियां खरीदी हैं। शेयर खरीदकर महादेव सट्टा ऐप का पैसा वो खपाता था। आरोपी अनिल अग्रवाल सट्टे के पैसे को लोगों में बांट देता था और लोन के रूप में वापस लेता था। तो ईडी को ये आरोपियों की 17 जनवरी तक रिमांड मिली है और इसी पूछताछ के दौरान अब ये खुलासे हो रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बताएं क्या कुछ बड़े पूछताछ में खुलासे हुए हैं? देखिए, आपको बता दें कि विधानसभा रोड में अनिल अग्रवाल का निवास है, वहां से उसको समन दिया गया था। दूसरा कोलकाता निवासी नितिन टिबरेवाल, इसे समन दिया गया था और इनको साफ साफ कह देते कि अगर नहीं आते तो अब अरेस्टिंग होगी। ये दोनों आज जब ईडी ऑफिस में पेश हुए थे तो इसको कोर्ट में पेश किया गया है। और आपको बता दें कि पूछताछ में और इनको 17 जनवरी तक रिमांड मिली है। इसमें यह खुलासा हुआ है कि जो टिबरेवाल है उसने दुबई में कई बंगले और संपत्तियां खरीद के रखी थी। हालांकि पहली पूछताछ में इसने मना कर दिया था कि कोई भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता लगा दुबई में कई बंगले हैं, कई संपत्तियां इसने खरीद के रखी थी। और इसमें अनिल अग्रवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अपने जान पहचान के लोगों को इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए बांटे थे, जिसे अनसिक्योर्ड लोन के रूप में ये वापस लेते थे और इस पे ये नुकसान भी दिखाते थे, ब्याज भी दिखाते थे। ऐसे करके पूरा महादेव सट्टा ऐप को लेकर ये पूरा पैसा एडजस्ट करते थे। तो बहुत अहम ये गिरफ्तारियां मानी जा रही है, एक तो टिबरेवाल की, दूसरी अनिल अग्रवाल की। इस पे क्योंकि बहुत सारी जानकारी है, क्योंकि जो अन्य व्यापारी चाहे रायपुर के हों चाहे कोलकाता के हों और झारखंड से भी जुड़े लोग हैं, इनके लेकर बहुत अहम जानकारी मिल सकती है। तो रिमांड का दिन जो है कल से शुरू होगा, 17 जनवरी तक ये रिमांड में रहेंगे। तो हम ये महत्वपूर्ण जानकारी इनसे निकल सकती है और भी छत्तीसगढ़ से जुड़े लोगों का नाम इसमें सामने आएगा। कई कारोबारी जो है, चाहे दमानी ब्रदर्स हो चाहे अन्य लोग हों, उनको लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आएगी, ये मान के चल रहा है ईडी। और इसी को लेकर फिलहाल अधिकृत बयान तो नहीं मिला ईडी से, लेकिन वकील ने साफ साफ कहा, इनके अधिवक्ता ने, कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और रवि उपल जो हैंडओवर होने वाला है अभी इंडिया को, उसको लेकर बहुत बड़े खुलासे जल्द होंगे। जी चलिए संदीप, आप नजर बना कर रखें इस खबर पर और भी अपडेट हम आगे आपसे लेते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला मामले में आरोपियों से जेल में ही पूछताछ की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने IAS रानू साहू और सौम्या चौरसिया से 3 घंटे तक सवाल पूछे हैं।
ईडी को स्पेशल कोर्ट ने पूछताछ की अनुमति दी है और रायपुर सेंट्रल जेल में कैद दोनों आरोपियों से ईडी को 10 से 16 जनवरी तक पूछताछ की अनुमति मिली है और इसी के तहत रानू साहू और सौम्या चौरसिया से पूछताछ जारी है। खरगोन में अतिक्रमण हटाने के लिए सरपंच से मारपीट की गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए महिला सरपंच से मारपीट हुई है। 5 लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है और पुलिस की मौजूदगी में विवाद हुआ है। सरपंच का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब लगातार उठ रही है। तो सरपंच अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर गई हुई थी, लेकिन 5 लोगों ने उन्हें जमकर पीट दिया, मारपीट हुई है उनके साथ और फिलहाल महिला सरपंच का इलाज जो है वो जिला अस्पताल में जारी है। तो एक अहम अपडेट आपको खरगोन से बता दें, अतिक्रमण हटाने के लिए जब प्रशासन के साथ महिला सरपंच गई थी तो लोगों ने महिला सरपंच के साथ ही मारपीट कर दी है। शशिकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशिकांत, क्या हुआ था बताएं वहां पर। चलिए शशिकांत से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको खरगोन की तस्वीरों की पीछे की कहानी बता दें। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम के साथ सरपंच भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इनका अतिक्रमण हटाना था, उन्होंने सरपंच से मारपीट कर दी है। 5 लोगों पर हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन महिला सरपंच का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। उन्हें चोट आई है। एएसपी ने टीआई को कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। बरूड़ ग्राम पंचायत का मामला है, खरगोन का ये पूरा मामला। शशिकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत, क्या हुआ था बताएं तफसील से। जी मैं बता दूं, खरगोन जिले की टांडा बरूर ग्राम पंचायत में महिला सरपंच रोशनी बाई पुलिस बल के साथ में जब अतिक्रमण हटाने गई थी, इस दौरान अतिक्रमणकारी सुभाष कुमरावत और उसके परिवारजनों ने जो है महिला सरपंच के साथ जमकर मारपीट की। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ साथ में पुरुषों ने भी मारपीट की और यह घटना जो है मौके पर मौजूद टीआई और पुलिस बल की मौजूदगी में यह घटना हुई। इस दौरान जो है ग्रामीणों द्वारा बीच बचाव कर महिला को बड़ी मुश्किल से इसमें अतिक्रमणकर्ताओं से छुड़ाया गया। महिला सरपंच रोशनी बाई जो है गांव की सरपंच है और उसको शिकायत मिली थी कि ये एक सुभाष कुमरावत जो है व्यक्ति द्वारा यहाँ पर सार्वजनिक जमीन पर गली में अतिक्रमण कर लिया था, जिसके बाद में आज मैं पुलिस फोर्स के साथ में महिला सरपंच जब अतिक्रमण हटाने गई तो उसके साथ में इस तरह की जो है घटना घटित हुई। इसके बाद में ग्रामीणों में आक्रोश था और जिसके बाद में देर शाम को वो एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी ऑफिस में एडिशनल एसपी से उन्होंने जो है तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल जो है महिला सरपंच का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुण सिंह बघेल द्वारा जो है तत्काल बरूर तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि जब मारपीट हो रही है तो पुलिस वहां पर मौजूद है, तो पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? घटना जो तत्काल बाद जो है महिला सरपंच अपने ग्रामीणों और परिजनों और पति के साथ में यहाँ पर तत्काल एसपी ऑफिस पहुंची और तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जो है यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद में अभी जिला अस्पताल में महिला सरपंच का उपचार किया जा रहा है। लेकिन ये घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी में महिला सरपंच के साथ। चलिए शशिकांत, आप नजर बना करके इस खबर पर आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इधर भोपाल में मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह समेत कई अफसर भी मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने बैठक में निर्देश दिए हैं। गुणवत्तापूर्ण शासकीय प्रशासन और निर्माण के निर्देश उन्हें मिले हैं। साथ ही थर्ड पार्टी से क्वालिटी ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो 22 जनवरी को पूरा मध्य प्रदेश राममय होने जा रहा है। 22 जनवरी को प्रदेश में कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक राम कीर्तन किया जाएगा। हर मंदिर में जन सहयोग से राम कीर्तन होगा। प्रदेश भर के मंदिरों में दिया जलाने का निर्देश दिया गया है। हर घर में दीपोत्सव के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। तो अयोध्या में रामलला की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी 22 जनवरी को राममय माहौल होने वाला है। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में।
रुक करेंगे कुछ राजनीतिक खबरों का। दिल्ली में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के 29 लोकसभा समन्वयक की बैठक हुई, जिसमें आलाकमान ने सभी समन्वयक और प्रभारियों को 18 से 24 जनवरी के बीच लोकसभा क्षेत्रों के दौरे के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2 से 3 नाम का पैनल बनाने और 30 जनवरी तक दौरे की रिपोर्ट AICC को भेजने के भी निर्देश मिले। रणनीति यह भी है कि फरवरी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाए और जरूरी जगहों पर बड़े नेताओं को भी मैदान में उतारा जा सकता है। साथ ही युवा चेहरों पर कांग्रेस दांव लगाएगी। तो अपने नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा लगने के बाद शिवराज सिंह चौहान बड़े ही बेचैन हैं। मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में राज तिलक नहीं होने के बाद मामा के दिल का दर्द जो है उनकी जुबान पर अक्सर आ जाता है। वो जहां जाते हैं अपनी तकलीफ बयां कर देते हैं। शिवराज ने ताजा बयान दिया है महाराष्ट्र के पुणे में, जहां भारतीय छात्र संघ के कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन मैं रिजेक्टेड नहीं हूं। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा मामा। छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। रायपुर में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें PCC प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। सभी वरिष्ठ नेताओं ने बारी बारी से लोकसभा में कांग्रेस की जीत को लेकर सुझाव दिए। सचिन पायलट ने भी सभी वरिष्ठ नेताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर और वादों के आधार पर चुनाव लड़ी तो उसके बाद जनता उसको अपनी जनादेश दे देगी, लेकिन बीजेपी केवल भावनात्मक मुद्दों के सामने रखकर चुनाव लड़ती है। चुनाव के टिकट पर सचिन पायलट ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मानना है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाना चाहिए। तो जो रिपोर्ट कार्ड है, मैं तो हमेशा चुनौती देता हूं कि भाजपा को चुनाव लड़ना है तो परफॉर्मेंस पर, गवर्नेंस पर, रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़े और जनता निर्णय करे। लेकिन ध्यान भटकाकर जज्बाती मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे और लोग भाव में बह के वोट डाल देंगे, ऐसा इस बार होने वाला नहीं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा की सभी 11 सीटों पर जीत की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने पिछले दिनों हर लोकसभा में एक ज्वाइनिंग कमेटी गठित की है। यह कमेटी कई राजनीतिक दलों से ऐसे जनाधार वाले नेताओं को पार्टी से जोड़ेगी जिन्होंने चुनाव में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों को चुनौती दी थी। ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्यों को ऐसे नेताओं की सूची बनाकर उन्हें जिम्मेदारी दी है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पार्टी का एकमात्र लक्ष्य लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतना है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा, कहा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी अपने पुराने नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही। और इस बार हमारा ये लक्ष्य है कि 11 के 11 लोकसभा सीट हम जीते छत्तीसगढ़ से और मोदी जी को हम 11 सांसद सौंपे, जिससे सरकार बनाने में छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे। बहुत सारे लोग पार्टी में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो पार्टी से पिछले समय इसके पहले वाले में जो इधर उधर हुए थे, ऐसे लोग जो पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज्वाइन कराना है। कुछ अधिकारी हैं, कुछ और भी लोग हैं। और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है अब लोकसभा चुनाव को लेते हुए। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा अपना रही है, नंबर 1। नंबर 2, नेता और कार्यकर्ताओं को उन पर अभी भरोसा नहीं है, इसलिए वो दूसरे दलों से लाने के लिए, जोड़ने के लिए, ज्वाइनिंग कराने के लिए वो ये टीम बनाई है, ताकि अपने लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। पखांजूर में बीजेपी नेता असीम राय की हत्याकांड पर SIT ने खुलासा किया है। असीम राय की हत्या का जो राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी और इसके तहत 7 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई थी। पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य शूटर विकास तालुकदार फरार है। आरोपियों ने हत्या के लिए 1 लाख रुपए में कट्टा खरीदा था। पखांजूर नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली
और कांग्रेस पार्षद विकास पाल ने असीम राय की हत्या की सुपारी दी थी। दरअसल असीम राय के नेतृत्व में नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर 15 जनवरी को मतदान होना था। कुर्सी जाने की आशंका में परेशान बप्पा गांगुली और विकास पाल ने असीम राय की हत्या करवा दी। बता दें कि 7 जनवरी को पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता असीम राय रात में यूनियन संघ के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। असीम की मौत के बाद जिले की जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो गई थी। इस तरह की किन्हीं बातों से बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत गलत है। राज किसी व्यक्ति का नहीं, कानून का राज होना चाहिए। और जो कानून नहीं माने हैं, जिन्होंने गलत किया है, उनको सजा तक पहुंचाने का काम जरूर किया जाएगा। नगर पंचायत पखांजूर के अध्यक्ष बप्पा गांगुली, पार्षद विकास पाल एवं जितेंद्र बैरागी को असीम राय जी से जो व्यक्तिगत दुश्मनी थी, बप्पा गांगुली और विकास पाल ने सुमेन मंडल के माध्यम से पैसा करीब 7 लाख रुपए नील रतन को दिया। उक्त पैसों में से करीब 1 लाख रुपए का कट्टा खरीदा गया और गोपीदास जो कि बाइक चला रहा था, जिसकी पल्सर बाइक थी, और विकास तालुकदार जो कि बाइक के पीछे बैठा हुआ था, इन्होंने गोली मारकर ये हत्याकांड को अंजाम दिया। बीजापुर के पुसनार के जंगल में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी नक्सली तोया पोटम ढेर हो गया। घटनास्थल से ही हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सली घायल होने के दावे हैं पुलिस के। जंगल का आड़ लेकर नक्सली भागने में सफल रहे हैं और घटना के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंचे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बूढ़ा तालाब गार्डन में स्थित बूढ़ा देव मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। युवा दिवस के कार्यक्रम में सीएम ने 20 युवाओं को ऑफर लेटर और पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को लोन की राशि के चेक बांटे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, टंकराम वर्मा, सांसद सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मैं बधाई देता हूं और ये हम लोग के गौरव का क्षण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय यहाँ पे रायपुर में भी बिताए हैं। वो एक आध्यात्मिक और दार्शनिक गुरु थे, युवा सन्यासी थे। उनके विचार आज भी जीवित हैं। युवाओं से बस यही आग्रह करूंगा कि हम उनके विचारों के कुछ अंश को अपने जीवन में अपनाएं। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कम उम्र में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, आज उनकी जयंती है। हम उनको प्रणाम करते हैं और नौजवान उनसे सबक लें, उनसे कुछ सीखें। युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाना, सुंदर बनाना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार काम कर रही है। सर, ये हमारी ट्रेनिंग पीरियड के बाद हमें मिला है और इसमें हम बहुत खुश भी हैं और हमें उम्मीद थी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय जी, वो यहाँ ज़रूर आएंगे और हमारे साथ अपनी एक तस्वीर भी ज़रूर लेंगे और इससे हम बहुत खुश भी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर हमें कि एक योगदान मिला कि ऑफर लेटर का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को कुम्हारी के खपरी में आयोजित एक राष्ट्रीय किसान मेला में शामिल हुए और इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, अहिवारा विधायक डोमनलाल कुसरेवाड़ा ये भी उनके साथ मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के इस आयोजन में सीएम ने यहां स्टॉल का निरीक्षण किया, उन्नत किसानों से मुलाकात की। सीएम ने टमाटर से भरे 2 ट्रक को केसरिया ध्वज दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। युवा प्रगतिशील किसान संघ ने बताया कि कुम्हारी के किसान 101 टन सब्जियां अयोध्या भेजने जा रहे हैं। इसकी पहली खेप रवाना हुई है। सीएम ने कहा कि कुम्हारी के किसान काफी आगे बढ़ रहे हैं, वे दूसरे को भी उन्नत खेती के तरीके सिखा रहे हैं। बड़े अच्छे से ये किसान मेला संपन्न होगा, शुभकामनाएं हैं। और ये किसान संघ 13 साल से इस क्षेत्र में किसानों को कृषि के क्षेत्र में मतलब जागरूक करने का काम कर रहा है और इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के किसान भारी मात्रा में सब्जी उगा रहे हैं, मतलब
फल उगा रहे हैं और आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। तो इस संघ के लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए एक्सप्रेस की रफ्तार से 50 खबरें। कहां हुआ धरना, कहां हुए नए आदेश, हम आपको कराएंगे एमपीसीजी के समेत पूरे देश भर की हलचल से रूबरू। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।